दोस्तों आजकल जो पेशेंट हम ऑपरेट करते हैं कॉम्प्लेक्स कोलोरेक्टल कैंसर के, वो सेम डे पे वॉक करना चालू कर देते हैं। तीसरे से चौथे दिन में अपना खाना खाना भी चालू करते हैं और महज 10 से 15 दिन के बाद वो अपना काम भी रिज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कौन सा ट्रीटमेंट का तरीका है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरीज भी इतनी इजी बन गई है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ द रोल ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कोलोरेक्टल कैंसर। दोस्तों मेरे बहुत सारे पेशेंट है, उन्होंने सुना है, उन्हें किसी ने बताया है कि अगर हम दूरबीन से ऑपरेशन करेंगे तो कैंसर के सेल अंदर छूट जाते हैं। ये सबसे बेवकूफ़ी की बात है, ये सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों हम कैंसर की सर्जरीज को जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है टेक्नोलॉजी में, स्किल्स में, लोग ये कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कैंसर के सर्जरीज में भी लैप्रोस्कोपी की मदद से ऑपरेट कर रहे हैं। इससे फायदा डॉक्टर को नहीं होता, इससे फायदा होता है पेशेंट को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर और मैं एक मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन हूं जो पिंपरीज इंस्टीट्यूट पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। और आज के 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम समझेंगे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी क्यों एक गेम चेंजर बन सकता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। एंड तक रुकिए दोस्तों, जहां पे मैं आपको 3 स्टेप सिंपल प्लान दूंगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपका पेशेंट मिनिमल एक्सेस सर्जरी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों पहले समझते हैं ट्रेडिशनल सर्जरी वर्सेस मिनिमल एक्सेस सर्जरी। ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है जहां पे पेट में एक बड़ा कट देते हैं जो 15 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसमें कैंसर वाला हिस्सा जो अतिडिया का होता है अलॉन्ग विद द लिम्फ नोड्स हम निकाल देते हैं। पेशेंट को 5 से 8 दिन तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, 4 से 5 हफ्ते उसे रिकवरी में रहते हैं क्योंकि बड़ा कट होता है। बट वही सेम काम हम छोटे छोटे कट से 4 या 5 कट हम देते हैं, उसी के जरिए से कैमरा और इंस्ट्रूमेंट के 3D विजन में हम सेम सर्जरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ छोटे कट्स। बहुत सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर फिर वो कैंसर को बाहर कहाँ से निकालें। तो हम एक छोटा पार्ट का, जनरली स्पीकिंग अतड़ी 3 से 4 सेंटीमीटर की होती है। अगर आपको सिर्फ वो अतड़ी का भाग अगर बाहर निकालना होगा तो आप एक 4-5 सेंटीमीटर का इंसिजन भी देंगे, जिसे हम वूल प्रोटेक्टर के कवर में उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को बाहर निकालते हैं। तो जो कट आपका 15-20 सेंटीमीटर का होने वाला रहता है वो 4 या 5 सेंटीमीटर का ही रहता है एंड पेशेंट की रिकवरी काफी इंप्रूवाइज हो जाती है। ACRS के क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस ये बोलती है कि मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच को प्रेफर किया जाना चाहिए जहां पे भी एक्सपर्टीज अवेलेबल हो। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के अंदर ऑन्कोलॉजिकल आउटकम सिमिलर होते हैं, मतलब कैंसर का जो कंट्रोल है वो सेम है, सर्वाइवल एडवांटेज है, सर्वाइवल भी सेम है जैसे कि ओपन सर्जरी में। अगर हम लेप्रोस्कोपिक कोलोनिक सर्जरीज देखेंगे तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया होता है, पेशेंट सो जाते हैं, पेशेंट के पेट के अंदर हम लोग ट्रोकान्स या पोर्ट्स डालते हैं, कैमरा पोर्ट डालते हैं, वर्किंग पोर्ट्स डालते हैं एंड हाई डेफिनेशन कैमरा से हम कोलोन का पूरा पिक्चर देखते हैं एंड ट्यूमर के सेगमेंट को अलॉन्ग विद द लिम्फ नोड्स हम निकालते हैं। हम क्लियर मार्जिन भी ले लेते हैं। इसके बाद जो 2 एंड होते हैं कोलोन के, हम उसे जोड़ देते हैं जिसे हम एनास्टोमोसिस कहते हैं एंड आफ्टर दैट स्पेसिमेन को बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसमें रिकवरी टाइमलाइन क्या होता है? डे 0 ऑपरेशन के बाद जनरली स्पीकिंग अगर फिजिबल हो तो मैं डे 0 पे पेशेंट को वॉक कराना प्रेफर करता हूँ। तीसरे दिन तक जब पेशेंट के गैसेस पास होना चालू होते हैं हम उसे थोड़ी लिक्विड साइड पे चालू करते हैं एंड डे 4 या डे 5 पे हम उसे सॉफ्ट डेट देते हैं। डे 5 पे या डे 6 पे जनरली पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है एंड डे 15 या 16 से वो अपना काम भी रिज्यूम कर सकता है। ASAP की स्टडीज में बताया कि लैप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल सर्जरी में ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है और स्कार भी छोटा होता है। अगर आप रेक्टल कैंसर को देखोगे, रेक्टल कैंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ओपन सर्जरी के लिए एज वेल एज लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक के लिए। तो रोबोटिक सर्जरी का खास फायदा हमें रेक्टल कैंसर सर्जरी में आता है जहां पे 3D विजन रहते हैं, एंडोरिस्टेड मूवमेंट रहते हैं जो नैरो पेल्विक स्पेसेस में जाके भी अच्छा काम करते हैं एंड ट्रेमल फिल्ट्रेशन भी करते हैं। ACPGBI गाइडलाइंस होती है कि रोबोटिक TME मतलब रेक्टल कैंसर की जो सर्जरी है वो सेफ और फिजिबल है एंड लो रेक्टल कैंसर के लिए ज्यादा प्रेफरेबल भी है। तो दोस्तों MIS के प्रूवन एडवांटेजेस है, बहुत सारा डेटा एंड रिसर्च हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि कम से कम हॉस्पिटल स्टे, पेन भी 50% से कम हो जाता है, मतलब हमें पेन किलर्स की भी जरूरत कम पड़ती है, इन्फेक्शन का रेट भी काफी कम हो जाता है क्योंकि कट्स छोटे रहते हैं, ब्लड लॉस भी बिल्कुल आधा होता है। एट द सेम टाइम ऑन्कोलॉजिकल आउटकम जो है 5 ईयर सर्वाइवल सेम है, रिकरेंस रेट भी सेम है और लिम्फ नोड हम कैंसर की सर्जरी में बाहर निकालते हैं वो भी सिमिलर है। इसीलिए दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी के 2022 के क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस ने बताया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रेफर करना चाहिए जब प्रॉपर ट्रेन सर्जन हो और एक्सपर्टीज अवेलेबल हो, और वो एक्सपर्टीज हमारे पास इंडिया में भी काफी हद तक अवेलेबल है। मैं खुद एक मिनिमल एक्सेस ट्रेन कोलोरेक्टल सर्जन हूँ और बहुत सारे अर्बन एरियाज में हमें ऐसे ट्रेन सर्जन्स मिलते हैं। तो दोस्तों कौन से पेशेंट हैं जिनके अंदर मिनिमल सर्जरी कर सकते हैं? वो आर द परफेक्ट कैंडिडेट जिसमें ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कर सकते हैं। स्टेज 1 से स्टेज 3 तक कोलोरेक्टल कैंसर और इवन एक्सपर्ट हैंड्स में स्टेज 4 के कोलोरेक्टल कैंसर्स भी हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से कर सकते हैं। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर प्रीवियस बहुत सारे एब्डोमिनल सर्जरीज ना हो, जिनका कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है वो अच्छा हो,
जिनका बीएमआई एक स्पेसिफिक रेंज में हो, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, तो ऐसे सब पेशेंट्स को मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हाई बीएमआई का भी पेशेंट है तो एक्चुअल में रोबोटिक सर्जरी से ओबेसिटी में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने मिला है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग रोबोटिक सर्जरी प्रीफर करते हैं ओबीस पेशेंट में, क्योंकि ओपन सर्जरी के लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इवन लैप्रोस्कोपी के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होता है in to operate in a very obese patient, but robotically it becomes very feasible. सर्जन थकता नहीं है एंड नैरो स्पेसेस में डेलिकेट टिश्यूज को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ ओबीस पेशेंट्स। तो दोस्तों अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि दूरबीन के ऑपरेशन किन लोगों में नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट जो इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं, जो जिनका पेट बहुत फूला है, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्शन में प्रेजेंट करे, या कभी कभी ट्यूमर रिलेटेड परफोरेशन हो गया है, उन केसेस में भी हमें लैप्रोस्कोपी या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज को अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट की फिजियोलॉजी को प्रायोरिटी देके हमें जल्दी से जल्दी ओपन सर्जरी एंड अपना काम फिजियोलॉजिकल रिकवरी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिसके अंदर लोकली इन्वेजिव कैंसर बहुत ज़्यादा लेवल पे है, उन केसेस में भी जब सर्जिकली इंडिकेटेड होते हैं तो अवॉइड कीजिए लैप्रोस्कोपिक या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। एंड वेरी हाई बीएमआई पेशेंट जिसमें लैप्रोस्कोपी चैलेंजिंग बन सकती है, उनमें भी हमें अवॉइड करने की जरूरत है। तो दोस्तों रोबोटिक सर्जरी के क्या यूनिक बेनिफिट है? नैरो जगह पे भी वो काम कर सकता है, अच्छे से मैन्यूवरेबिलिटी कर सकता है, इवन नर्व प्रिजर्वेशन का जो रेट है इन केस ऑफ रेक्टल कैंसर्स वो बहुत ज़्यादा है। रोबोटिक सर्जरी में कन्वर्जन टू ओपन भी बहुत कम है। रोबोटिक सर्जरी फीजिबल है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। रोबोटिक्स में सबसे बड़ा मेजर हर्डल यही है कि रोबोटिक सर्जरी महंगी है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं रही है। बट इंडिया भी रोबोटिक सर्जरी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड नियर फ्यूचर में हम पेशेंट्स के लिए बहुत सारे रोबोटिक सर्जरी के ऑप्शंस भी अवेलेबल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 3 स्टेप एक्शन प्लान आज से ही शुरू करें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो आप फिट टेस्ट या कोलोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग शुरू करें। अगर आपको कंसर्निंग सिम्टम्स है जैसे ब्लड लॉस जाना, एनएस या फिर वेट लॉस होना, तो तुरंत उसे इन्वेस्टिगेट करें। डायग्नोसिस होने के बाद ये पूछे कि ये जो कैंसर है, ये कैंसर लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी से करना पॉसिबल है क्या? अगर पॉसिबल है और सफिशिएंट एक्सपर्टीज अवेलेबल है तो आप मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी को चूज कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप राइट एंड क्वालिफाइड सर्जन चूज करें जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज में भी ट्रेंड है, जिसका सर्जिकल वॉल्यूम भी अच्छा है। आप ये भी इंश्योर कीजिए कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द हॉस्पिटल जहाँ पे आप पेशेंट को ऑपरेट करवाने वाले हैं। ऐसे ही अनक्वालिफाइड लोगों के पास या नॉन क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर के पास कैंसर की सर्जरी प्लीज मत करवाइए, इट कैन बी डिजास्टर्स एंड हैजार्डस। दोस्तों हम भी हमारी क्लिनिक में पेशेंट को पूरे चॉइस देते हैं। हम एक प्रिवेंशन प्रोग्राम भी रन करते हैं हिकीगाई द सर्जिकेयर क्लिनिक पे, जहाँ पे हम फिट टेस्ट कोलोनोस्कोपी करते हैं। डायग्नोसिस गाइडलाइन बेसिस पे रहता है एंड ट्रीटमेंट भी लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक लिए हम प्रोवाइड करते हैं। फॉलोअप सर्विलेंस प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत स्ट्रिंजेंटली हम फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी और ब्रिटिश सोसाइटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ताकि पेशेंट की सेफ्टी रहे एंड बेस्ट से बेस्ट आउटकम हमें उन्हें प्रोवाइड कर सके। मैं हूँ डॉक्टर अजहर अत्तार, मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन, और हमारा काम ये है कि छोटे से छोटे कट्स में बड़ी बड़ी सर्जरियाँ करके पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल रिकवरी दे सको। इस वीडियो को अपने फैमिली डॉक्टर, पेरेंट्स या फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि जब भी मेरा वीडियो पब्लिश हो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे नए नए वीडियोस टॉपिक्स आप तक ला सकूं। याद रखिए दोस्तों, बेयर वाइटल्स पे हमारा कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच।